नमस्ते छात्रों। मुझे विश्वास है कि आप सभी को खेलना अच्छा लगता होगा। चलिए हम सत्र की शुरुआत एक खेल से करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब एक बड़ा सा गोला बनाकर खड़े हो जाएं। मैं इस गोले के बीच में खड़ा होऊंगा और ताली बजाते हुए एक कविता गाऊंगा। जैसे बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। सुंदर विचार बोएंगे तो कैसा फल पाएंगे? भाई कैसा फल पाएंगे? आप भी मेरे साथ गाना और गोले में घूमते जाना। मैं अचानक गाना रोक दूंगा और एक संख्या जोर से बोलूंगा। आपको तुरंत उस संख्या के समूह बनाने होंगे। उदाहरण के लिए यदि मैं 3 बोलूं तो आपको 3-3 लोगों के समूह बनाने होंगे। यदि मैं 4 बोलूं तो आपको 4-4 के समूह बनाने होंगे। वे सब लोग जो किसी समूह के सदस्य नहीं हैं, वे खेल से बाहर हो जाएंगे। क्या आप नियमों को अच्छी तरह से समझ गए हैं? क्या हम खेलना शुरू करें? क्या आपको खेल में मजा आया? अच्छा, आपने अपने और दूसरे के व्यवहार के बारे में क्या देखा? आइए मिलकर एक सूची बनाते हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने खेल के नियमों का पालन किया। आपने एक दूसरे की मदद भी की। जब मैंने कोई संख्या बोली तब आप में से कुछ छात्रों ने अपने दोस्तों को बचाने के लिए चिल्लाकर कहा, अरे वहां जाओ, यहां पर जगह है। कभी कभी आपने दूसरों को अपने समूह में आने से मना भी कर दिया। आपको डर था कि कहीं संख्या से अधिक सदस्य होने के कारण आपका समूह बाहर न हो जाए। आप में से कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, फिर भी आप अपनी जिद पर अड़े रहे। आप में से कुछ लोग उन पर गुस्सा हुए जिन्होंने आपकी गलतियां बताई। आप में से कुछ छात्र खेलते हुए हिचकिचा रहे थे, इसलिए उन्होंने खेल नहीं खेला या फिर बाहर आकर खड़े हो गए। आप में से कुछ लोग स्वेच्छा से बाहर आ गए और जो उत्साह से खेल रहे थे उन्हें खेलने दिया। आप में से कुछ लोगों ने दूसरों को बलपूर्वक बाहर कर दिया जो आपके समूह में घुसने का प्रयास कर रहे थे। आप में से कुछ ने उन लोगों की सहायता जिन्होंने पहले आपकी सहायता की थी। जब आपके साथ किसी ने उग्रता से व्यवहार किया तो आप लड़ाई किए बिना चुपचाप बाहर आ गए। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपके कुछ लक्षणों ने आपसे ऐसा व्यवहार करवाया। चलिए पता लगाते हैं कि किसी निश्चित प्रकार के कार्य के साथ कौन से लक्षण जुड़े होते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका में बाईं तरफ कुछ क्रियाएं दी गई हैं और दाईं तरफ उनसे जुड़े हुए लक्षण। चलिए उन्हें ठीक ढंग से मिलाने का प्रयास करें। क्या आपने इन्हें ठीक ढंग से जोड़ा है? क्या हम जवाबों की जांच कर लें? क्रिया, लक्षण, नियमों का पालन करना, ईमानदारी, दूसरों की मदद करके उन्हें बाहर होने से बचाना, सहायता, दूसरों को खेल से बाहर करने की कोशिश करना, स्वार्थ, नियम तोड़ने के बावजूद खेलने की इच्छा रखना, जिद, जिन्होंने आपकी गलतियां बताई उन पर गुस्सा करना,
क्रोध, खेल में भाग लिए बगैर बाहर खड़े रहना, संकोच, अपने आप बाहर हो जाना ताकि दूसरे खेल सकें, उदारता, दूसरों को धक्का देना, रूखापन, दूसरों से मिली मदद के बदले में उनकी भी मदद करना, आभार, जो लोग उग्रता दिखाएं उनसे नहीं लड़ना, धैर्य, आपके कुछ लक्षणों को दूसरों ने खुशी से स्वीकार कर लिया, पर आपके कुछ लक्षण अस्वीकार्य थे, इसलिए उन लक्षणों से जुड़े व्यवहार को उन्होंने नहीं स्वीकारा। अब मैं लक्षणों के नाम फिर से बोलूंगा। जब मैं किसी स्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको स्वीकार्य कहना है, और जब किसी अस्वीकार्य लक्षण का नाम लूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। उदाहरण के लिए, आभार स्वीकार्य लक्षण है, तो जब मैं आभार बोलूं तो आपको क्या कहना है? हां, आपको कहना है स्वीकार्य। रूखापन अस्वीकार्य लक्षण है, इसलिए जब मैं रूखापन बोलूं तो आपको अस्वीकार्य कहना है। क्या अब हम शुरू करें? ईमानदारी स्वीकार्य, सहायता स्वीकार्य, स्वार्थ अस्वीकार्य, जिद अस्वीकार्य, क्रोध अस्वीकार्य, संकोच अस्वीकार्य, उदारता स्वीकार्य, रूखापन अस्वीकार्य, आभार स्वीकार्य, धैर्य स्वीकार्य, स्वीकार्य, ईमानदारी, सहायता, उदारता, आभार, धैर्य, अस्वीकार्य, स्वार्थ, जिद, क्रोध, संकोच, रूखापन। जब हम वे लक्षण दर्शाते हैं जो स्वीकार्य खंड में बताए गए हैं तो लोग उन्हें खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। ये लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं और इनसे हमें खुशी मिलती है, इसलिए लोग इन लक्षणों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई परेशानी में हो और आप उसकी मदद करें तो उसे खुशी महसूस होती है, और कठिनाई के समय में किसी की सहायता करने से आपको संतोष प्राप्त होता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम में स्वीकार्य लक्षण हो। चाहे दूसरे लोग हमारे स्वीकार्य लक्षणों को देखकर प्रशंसा करें या ना करें, हमें इन लक्षणों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्या हम एक कार्यकलाप करें? हमने अभी कुछ स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई थी, पर इनके अलावा और भी स्वीकार्य लक्षण हैं, जैसे कि स्वाभिमान, निष्पक्षता इत्यादि। चलिए इनकी भी सूची बनाते हैं। अन्य स्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या आपने सूची में दया भाव, समयनिष्ठा, मेहनत, सहानुभूति, विनयशीलता, साहस और क्षमा भाव को भी शामिल किया है? नहीं किया है तो इन्हें भी लिख लीजिए। खेलते समय जब आप कुछ अस्वीकार्य लक्षण दर्शाते हैं तो लोग उन्हें नापसंद क्यों करते हैं?
ऐसा होता है क्योंकि ये लक्षण ना तो हमारे लिए अच्छे होते हैं और ना ही दूसरों के लिए। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी को उग्रता से धक्का देते हैं तो क्या दूसरे लोग ये पसंद करेंगे या इसकी प्रशंसा करेंगे? नहीं, वे सोचेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और शायद ये भी सोचें कि आप उनके साथ भी ऐसा बर्ताव कर सकते हैं। इसलिए हमें सचेत होकर इन लक्षणों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे लक्षणों को बदलने से कई लोगों ने जीवन में सफलता प्राप्त की है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? हमने जिन अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई है, उनके अलावा भी कुछ और अस्वीकार्य लक्षण हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कौन से हैं? क्या आप उन्हें अपनी सूची में शामिल कर सकते हैं? अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाने के लिए धन्यवाद। अपनी सूची में आलस्य, लालच और ईर्ष्या को भी शामिल कर लें। क्या आप जानते हैं कि ये लक्षण आप में कैसे पैदा होते हैं? आप नहीं जानते? ये क्या है? एक वृक्ष है। जब ये अंकुरित हुआ था तो क्या ये इसी रूप में था? यदि नहीं, तो इसका जन्म कहां से हुआ और कैसे? ये इतना बड़ा कैसे हो गया? छोटा सा एक बीज जमीन के अंदर था, पानी की बूंदें पड़ी और वो पौधा बनने लगा। फिर वो छोटा पौधा वृक्ष में बदल गया। उसकी डाल डाल पर सुंदर फूल आने लगे। फूलों से निकले फल, और फल जब पक गए तो बहुत से छोटे बीज गिरकर जमीन में समा गए। जमीन ने उनको पाला, फिर टिप टिप पानी बरसा, तब वे पौधे बनने लगे। जो आज बड़ा सा वृक्ष है वो पहले बीज ही तो था। ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ भी। हमने जो भी सोचा वही तो हमने किया, और ऐसा करते करते वो एक आदत बन गई। हमारी आदतों से हमारी पहचान होने लगी। इसी पहचान से तो बनी हमारी सभ्यता। हमारी सभ्यता है हमारे जीवन का आधार। इसी पर है सारा भार। हमारी सभ्यता, हमारा शिष्टाचार। इसीलिए हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए हम इसे एक गीत की तरह साथ साथ गाएं। इस गीत का हर छंद 2 बार गाया जाएगा। जब इस गीत के छंद स्क्रीन पर पहली बार प्रकट हों तो इन्हें ध्यान से सुनना, और जब वे दूसरी बार स्क्रीन पर प्रकट हों तो इनके साथ गाना। क्या आप समझ गए? क्या अब हम साथ साथ गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाएं। पहली 2 पंक्तियों में गीत का सार है और ये बार बार दोहराई जाएंगी। इन्हें ध्यान से सुनना। बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। बीज बोए तो अंकुर फूटे, अंकुर फूटते ही कुंपले चमके। बीज बोए तो अंकुर फूटे, अंकुर फूटते ही कुंपले चमके। कुंपले खिलकर पौधे बने, पौधे बढ़कर वृक्ष बने।
कुंपले खिलकर पौधे बने, पौधे बढ़कर वृक्ष बने। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। कली फूट कर खिल उठे, फूटे खिले तो पंखुड़ी बिकसे। कली फूट कर खिल उठे, फूटे खिले तो पंखुड़ी बिकसे। पंखुड़ी खिले तो फूल बने, फूल खिलते ही पराग चमके। पंखुड़ी खिले तो फूल बने, फूल खिलते ही पराग चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो फल क्या मिले। विचार बोने से काम बने, काम करे तो आदत बने। विचार बोने से काम बने, काम करे तो आदत बने। आदत बने तो संस्कार बढ़े, संस्कार बोए तो कांति चमके। आदत बने तो संस्कार बढ़े, संस्कार बोए तो कांति चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो कांति चमके। जो बीज बोए वही उगे, संस्कार बोए तो कांति चमके। बहुत अच्छा छात्रों, मुझे पूरी आशा है कि आप जीवन में उचित बीज बोएंगे। मेरा मतलब है कि स्वीकार्य लक्षणों से अपने जीवन में उचित आदतों की फसल उगाएंगे। अब तक हमने कुछ स्वीकार्य लक्षणों और कुछ अस्वीकार्य लक्षणों की सूची बनाई। क्या हम देखें कि हमें स्वीकार्य लक्षणों को विकसित करने की आवश्यकता क्यों है? आप सभी ने पंचतंत्र की कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी, पढ़ी है ना? उन कहानियों में आपने ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा होगा जिनमें मानवीय लक्षण दर्शाए गए थे। अब हम इससे संबंधित एक छोटा सा कार्यकलाप करेंगे। बाईं तरफ जानवरों के नाम हैं और दाईं तरफ 3 लक्षण हैं। जब मैं जानवर का नाम लूं तो मैं चाहता हूं कि आप उससे संबंधित उपयुक्त लक्षण को चुनें। आप तैयार हैं? लोमड़ी, प्रेम, साहस, चालाकी। शेर, रौब, कायरता, रहमदिली। चींटी, सादगी, फुर्तीलापन, उदारता। चील, शर्म, विनम्रता, तेजी। कुत्ता, वफादारी, ईर्ष्या, गर्व। गधा, घमंड, धैर्य अथवा धीरज, दुर्बलता। बैल, विश्वास, होशियारी, परिश्रम। मकड़ी, मधुरता, दृढ़ता, सुशीलता। बहुत अच्छा, सही उत्तर है लोमड़ी, चालाकी। शेर, रौब। चींटी, फुर्तीलापन। चील, तेजी। कुत्ता, वफादारी। गधा, धैर्य अथवा धीरज। बैल, परिश्रम। और मकड़ी, दृढ़ता। आपने लोमड़ी को चालाकी से और कुत्ते को वफादारी से क्यों जोड़ा? क्योंकि कहानियों में इन जानवरों ने ये लक्षण बार बार दर्शाए थे और अब ये लक्षण उनसे जुड़ गए हैं। उसी प्रकार हम जो लक्षण दर्शाते हैं वे हमसे जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखें
तो हम प्रसन्नचित्त माने जाएंगे। अगर हम अपनी भौहें ताने रखें तो हमें गुस्सैल समझा जाएगा। अगर हम दूसरों की प्रतिभा, वेशभूषा और स्वीकार्य लक्षणों की प्रशंसा करें तो हमें प्रसन्नचित्त और प्रोत्साहन देने वाला समझा जाएगा। और यदि हम हर बार दूसरों के अस्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दें तो हमें अप्रिय और दोष ढूंढने वाले व्यक्ति के तौर पर देखा जाएगा। हमारा व्यवहार जितना स्वीकार्य और अच्छा होगा, हमें उतना ही सभ्य माना जाएगा और हम उतने ही अधिक स्वीकारे जाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम अस्वीकार्य लक्षण दर्शाएंगे तो लोग हमारा सम्मान नहीं करेंगे या फिर हमें अशिष्ट समझेंगे। अब एक छोटा सा कार्यकलाप करने का समय है। आप सभी को अपने सबसे घनिष्ठ मित्र के पास जाकर बैठना है। उदाहरण के लिए, अगर विजय का सबसे घनिष्ठ दोस्त अजय है तो विजय को अजय के पास जाकर बैठना होगा। विजय को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसे वो बहुत पसंद करता है। फिर उसे अजय को उसका नाम बताना है और यह भी बताना है कि वो उस व्यक्ति को क्यों पसंद करता है। विजय अपने पसंदीदा व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए उसके स्वीकार्य लक्षणों के बारे में अजय को बता सकता है। फिर विजय को अजय से भी पूछना है कि अजय किसे पसंद करता है और उस व्यक्ति के किन विशेष लक्षणों को वो सराहता है। अजय जब बोल रहा हो तब विजय को ध्यानपूर्वक सुनना है। बाद में कोई भी दो छात्र स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने यह बता सकते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के साथ किस व्यक्ति के बारे में बातचीत की। ठीक है? यह अच्छी बात है कि आपने दूसरों के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान दिया। आपको अपने माता पिता, शिक्षक, दोस्त और शुभ चिंतकों के स्वीकार्य लक्षणों को पहचानना चाहिए और उन लक्षणों को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप दूसरों की नजरों में एक सम्माननीय और आदर्श व्यक्ति बन पाएंगे। क्या हम अगले कार्य पर चलें? जिस तरह आपने दूसरों में स्वीकार्य लक्षण देखे, उसी प्रकार आपको अपने अंदर भी स्वीकार्य लक्षण ढूंढने हैं। आपको अपने दोस्त से भी कहना है कि वो खुद के स्वीकार्य लक्षणों को पहचाने। इसके बाद में आप में से कोई दो छात्रों को स्वेच्छा से पूरी कक्षा के सामने इसके बारे में बताना है। अपने स्वीकार्य लक्षणों को पहचानने के लिए धन्यवाद। हम सभी में कुछ अस्वीकार्य लक्षण भी होते हैं। क्या आप अपने अस्वीकार्य लक्षणों को पहचान सकते हैं और अपने दोस्तों को इनके बारे में बता सकते हैं? कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, इसलिए बिना झिझक के इसके बारे में बात करें। अपने विचारों को खुलकर और स्पष्ट रूप से बताने के लिए धन्यवाद। कुछ अस्वीकार्य लक्षण तो हम सब में होते हैं, पर हमें इन अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाने के लिए सजग प्रयास करना चाहिए। किसी कांटे वाले पौधे को तभी काट देना चाहिए जब वो छोटा हो, है ना? इसे बढ़ने देने पर भयंकर परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आलस्य को ही लीजिए। यदि कोई बचपन से आलसी हो और वो इसके बारे में कुछ ना करे तो उसका मस्तिष्क और शरीर आलस्य से प्रभावित हो जाएगा और उसकी उन्नति और विकास में रोक लग जाएगी। क्या आपने
स्वीकार्य और अस्वीकार्य लक्षणों को अपनी नोटबुक में लिख लिया? बहुत अच्छा। जब आप अपने घर या हॉस्टल जाएं, तो इस सूची को ऐसे स्थान पर लगा दें जहां से आप इसे प्रतिदिन स्पष्ट रूप से देख सकें। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले इस पर नजर डालें। जब आप सुबह इसे देखें तो प्रयास करें कि आप उस दिन अपने व्यवहार में स्वीकार्य लक्षणों को दर्शा सकें और अस्वीकार्य लक्षणों से बच पाएं। स्वीकार्य और प्रसन्नचित्त रहने की ठान लें। रात को सोने से पहले खुद से पूछें कि किस प्रकार आपने स्वीकार्य लक्षणों को दर्शाया और अस्वीकार्य लक्षणों को दूर रखा। इन्हें अपनी डायरी में लिख लें। नियमित रूप से ऐसा करने पर आप देखेंगे कि स्वीकार्य लक्षण बढ़ रहे हैं और अस्वीकार्य लक्षण धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ऐसे कई लक्षण हैं जो हमारे जीवन के विकास में उपयोगी होते हैं। हमने इनमें से कुछ ही लक्षणों के बारे में जाना है। आगे के सत्रों में हम और बहुत से लक्षणों के बारे में जानेंगे। इस कक्षा में हमने जो कुछ सीखा है, क्या हम उसका सार संक्षेप कर लें? मैं चाहता हूं कि आप सब एक के बाद एक खड़े होकर सीखी हुई बातों के बारे में बताएं। क्या हम सबसे पीछे बैठे छात्रों से शुरू करें? हमारे लक्षण हमारा स्वभाव बन जाते हैं। हम लक्षणों को स्वीकार्य और अस्वीकार्य के तौर पर लिख सकते हैं। स्वीकार्य लक्षण हमारे और दूसरों के लिए अच्छे होते हैं। अस्वीकार्य लक्षणों से किसी को कोई फायदा नहीं होता। हमें अपने स्वीकार्य लक्षणों को बनाए रखना चाहिए और अस्वीकार्य लक्षणों से छुटकारा पाना चाहिए। जैसे बीज अंकुरित होकर एक बड़े से वृक्ष में विकसित हो जाता है, उसी तरह हमारे लक्षण विकसित होकर हमारे चरित्र को निर्धारित करते हैं और ये बताते हैं कि हम कौन हैं। हमें दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, बड़े, मित्र आदि के स्वीकार्य लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमने जो महत्वपूर्ण बातें सीखी, उनका सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों। क्या हम में से ऐसा कोई है जो रोज आईना ना देखता हो? शायद कोई नहीं, है ना? कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक आईना है, ठीक है? आप बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और खुद को संवारते हुए आईने में देख रहे हैं। क्या आप सब तैयार हैं? बढ़िया। अब आप याद कीजिए कि आपने तैयार होने के लिए क्या क्या किया था और उसकी एक सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए धन्यवाद। क्या इनमें से कुछ बातों के बारे में अभी चर्चा करें? आमतौर पर जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपने कपड़े, बाल और चेहरे और रंग रूप पर ध्यान देते हैं और ठीक दिखने के लिए हम उन्हें ज़रूरत के अनुसार बदलते हैं। आपको क्या लगता है, हमें अपने रूप रंग पर ध्यान क्यों देना चाहिए?
अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद। क्या हम आप में से कुछ लोगों के विचारों के बारे में चर्चा करें? आमतौर पर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति सुव्यवस्थित तरीके से तैयार होता है वो सारे काम अच्छी तरह और ध्यान से करता है। इसलिए सुव्यवस्थित दिखने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों पर एक अच्छी छाप छोड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साफ सुथरा दिखने से आत्मविश्वास बढ़ता है, इससे हमारी सराहना होती है और आदर भी मिलता है। सराहना और आदर मिलने से आत्मसम्मान बढ़ता है। आत्मसम्मान से योग्यता को बढ़ावा मिलता है। योग्यता प्रगति की नींव की तरह होती है। इसलिए यह माना जाता है कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से सफलता की राहें खुल जाती हैं। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। आइए साथ में कहें, सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। क्या आप नाटा, सांवला, दुबला या मोटा होने से सफलता मिलने में बाधा पड़ती है? अपने विचार बताने के लिए शुक्रिया। क्या हम एक एक करके इनके बारे में चर्चा करें? भारत के जैसे गर्म और नम हवा वाले देशों में सांवला रंग होना आम बात है। वास्तव में सांवली त्वचा में कुछ प्राकृतिक तत्व होते हैं जो हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाते हैं। सांवले और काले लोगों में कोई भी कमी नहीं होती। इतिहास में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिससे पता चलता है कि सांवले लोगों ने अपनी काबिलियत से सबका दिल जीता था। नोबेल पुरस्कार विजेता मार्टिन लूथर किंग को तो सभी जानते हैं। वे काले लोगों को बराबरी का हक दिलाने के लिए लड़े थे। उसी तरह कुछ नाटे लोग भी रहे हैं जिनके नेतृत्व की योग्यता के कारण उन्हें सबका सम्मान और सराहना मिली। इसका एक उदाहरण है भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी भारत की डोर संभाली और हमारे राष्ट्र को प्रगति के पथ पर ले गए। कई दुबले और मोटे लोग भी हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और उन्हें सफलता प्राप्त हुई, जैसे कि फिल्मों में काम करने वाली कलाकार टुनटुन के मजाकिया अंदाज को सबने बहुत पसंद किया था। लॉरेल और हार्डी भी लोगों को हंसाने में माहिर थे। उन्हें बहुत कामयाबी मिली और वे पूरे विश्व में मशहूर हुए। तो हमने देखा कि सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। आइए साथ मिलकर कहें, सांवला रंग, नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। तो इन सब बातों से हमने जाना कि अच्छे रूप रंग का अर्थ ये नहीं है कि आप कितने सुंदर या गोरे या फिर लंबे दिखते हैं। अच्छे रूप रंग का अर्थ है कि आप कितने साफ सुथरे, सुव्यवस्थित और अच्छे स्वभाव वाले हैं। क्या हम इस संदेश को एक गीत के रूप में गाएं? कृपया गीत गाने के लिए खड़े हो जाइए।
रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग कोई भी रूप प्रसन्न मुख से मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। कोई भी रंग कोई भी रूप प्रसन्न मुख से मीठी बोली से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव सुंदर चाल अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। सही बर्ताव सुंदर चाल अच्छे भाव और स्वच्छ कपड़ों से दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। रूप से हम रूप से हम रूप से हम रूप से हम दुनिया में नाम करेंगे, हम दुनिया में नाम करेंगे। क्या आपको इस गीत का संदेश समझ में आया? प्यारी सी मुस्कुराहट, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण होने से सफलता के द्वार खुल जाते हैं। हमारा रंग और कद चाहे कैसा भी हो, पर हमारा बाहरी रूप लोगों पर एक अच्छी छाप छोड़ सकता है। साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने से हमें बहुत मदद मिलती है। मुझे आशा है कि आप भी अपने रूप रंग पर ध्यान देकर काफ़ी कुछ हासिल कर पाएंगे। हमने देखा कि रूप रंग का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित दिखना ज़रूरी क्यों है और किस तरह से सांवला, नाटा, दुबला या मोटा होने से सफलता प्राप्त करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। आइए अब हम देखें कि किस तरह हम अपने रूप रंग को और बेहतर बना सकते हैं। अच्छा दिखने के कोई नियम नहीं होते, पर कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर हम बेहतर दिख सकते हैं। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसके आधार पर दूसरे लोग हमारे बारे में एक राय बना लेते हैं। हम जैसे दिखते हैं लोग अक्सर हमें उसके अनुसार आंकने लगते हैं। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? अगर कोई व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता है तो उसे किस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? क्या आप इसकी एक सूची बना लेंगे? नहीं पहनने वाले कपड़ों की सूची बनाने के लिए शुक्रिया। क्या अब हम इनमें से कुछ बातों पर ध्यान दें? अपने रूप रंग पर ध्यान देने के लिए हमें सबसे पहले फटे, घिसे हुए, दाग धब्बों वाले या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साफ कपड़े दूसरों पर अच्छी छाप छोड़ते हैं, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे बारे में गलत राय ना बनाएं। जैसा कि हमने पहले देखा था, ऐसा माना जाता है कि साफ सुथरे दिखने वाले व्यक्ति
अपने काम में भी सुव्यवस्थित होते हैं। अगली बात जो नहीं करनी चाहिए वो है महंगे और दिखावटी कपड़े पहनना। इससे हम दूसरों से अलग पड़ जाते हैं। अच्छी छाप छोड़ने के लिए महंगे कपड़े पहनना ज़रूरी नहीं है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम चमकीले और तड़क भड़क वाले कपड़े ना पहनें। चटक रंगों वाली धारियाँ या भड़कीली डिज़ाइन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनकी वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाएं या फिर हमारे बारे में गलत राय बनाएं। आखिर में हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो कि समाज में अश्लील माने जाते हों। संक्षिप्त में कहें तो ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती हो या फिर जिसे देखकर लोग हैरान रह जाएं। तो हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। आइए मिलकर कहें, हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। तो फिर अपने रूप रंग पर ध्यान देने वाले व्यक्ति को क्या पहनना चाहिए? कृपया इसकी एक सूची बनाइए। बहुत अच्छा किया। क्या हम इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करें? जो व्यक्ति अपने रूप रंग पर ध्यान देना चाहता हो उसे साफ और बिना सल वाले कपड़े पहनने चाहिए जो उसके शरीर के अनुसार हों। कपड़े ना तो ज़्यादा तंग होने चाहिए ना ही ढीले। दूसरी बात, कपड़ों के रंग ऐसे होने चाहिए जो आपकी त्वचा के रंग से मेल खाते हों। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक कपड़े का रंग दूसरे से मेल खाता हो। उदाहरण के लिए पैंट का शर्ट से। चमकीले रंग पहनने से आप सौम्य नहीं दिख सकते। हमें अपने शरीर को ध्यान में रखकर कपड़े चुनने चाहिए। उदाहरण के लिए नाटे और मोटे लोगों को बहुत ढीले या बहुत तंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा हमें मौसम के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए गर्मी में ऊनी कपड़े या सर्दी में पतले सूती कपड़े। ये पहनना ठीक नहीं होता और इससे परेशानी भी हो सकती है। हमें मौके को भी ध्यान में रखते हुए कपड़े पहनने चाहिए। उदाहरण के लिए शादी में पुराने या घिसे हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए और उसी तरह किसी की मृत्यु पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कपड़े चुनते समय हमें अपनी उम्र का भी ख्याल करना चाहिए। ज़्यादा उम्र वाले लोगों को शांत और हल्के रंग पहनने चाहिए। जवान लोग रंग बिरंगे और डिज़ाइन वाले कपड़े पहन सकते हैं। रंग के अलावा ये भी देखना चाहिए कि आप किस तरह के कपड़े पहन रहे हैं। कपड़े उम्र को ध्यान में रखकर पहनने चाहिए, वरना आपके साथी आपको नापसंद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हो। आइए फिर से कहें, हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल ना हो, अश्लील ना हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों।
क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? आपको स्क्रीन पर कुछ कथन दिखाई देंगे। जब कोई कथन सही हो तो आपको सही कहना है, और जब कोई कथन गलत हो तो आपको गलत कहना है। क्या आप नियम समझ गए? शुरू करें। हमें मौसम और मौके के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। हमें सही ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, ना कि चमकीले और भड़कीले। हमें अपनी त्वचा के रंग के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, और कपड़ों का रंग आपस में मेल खाना चाहिए। अगर हमारे कपड़े गंदे हों और हमारी उम्र के हिसाब से ना हो तो भी हम अच्छे दिखेंगे। एक दुबला व्यक्ति ढीले कपड़ों में ठीक दिखेगा और मोटा व्यक्ति तंग कपड़ों में अच्छा दिखेगा। रूप रंग पर ध्यान देना ज़रूरी है, इसलिए हमें महंगे कपड़े खरीदने चाहिए, भले हमें इसके लिए हमारी आमदनी से ज़्यादा खर्च करना पड़े। आपने बढ़िया किया छात्रों। हमने अब तक देखा कि साफ सुथरा रहना ज़रूरी क्यों है और हमारे रूप रंग को बेहतर बनाने में कपड़ों की क्या भूमिका है। अब हम एक एक करके रूप रंग के बारे में कुछ और ज़रूरी बातें भी जानेंगे। इन चित्रों को देखिए। इन दोनों में से आप कौन सा व्यक्ति बनना पसंद करेंगे? आप सुव्यवस्थित रूप से बनाए गए बालों वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग दूसरों को अच्छे लगते हैं। चेहरे के बाद हम जिस बात पर ध्यान देते हैं वो है बाल और बाल बनाने का तरीका। पुरुषों के बाल ना तो ज़्यादा लंबे होने चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटे। हमें सप्ताह में कम से कम 2 बार बाल धोने चाहिए और रोज़ बाल बनाने चाहिए। हमारे बाल हमेशा सुव्यवस्थित दिखने चाहिए। क्या आप इस बात पर अमल करेंगे? बहुत अच्छा। अब इन चित्रों को देखिए। आप इनमें से कौन बनना पसंद करेंगे? तो आप चाहेंगे कि जिस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है आप वैसे ही बने, है ना? क्यों? क्योंकि हम ऐसे लोगों को ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हें देखकर हमें अच्छा लगता है। अगर हम बहुत सुंदर हों पर हमेशा मुंह फुलाकर बैठे रहें तो कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहेगा। इसलिए हमें मुस्कुराते रहना चाहिए और कभी भी बिना वजह हंसना या गुस्सा नहीं होना चाहिए। इन 2 लोगों को देखिए। आप इनमें से किसकी तरह बैठते हैं? हमारे रूप रंग का एक महत्वपूर्ण भाग है कि हम किस तरह से बैठते या खड़े रहते हैं। कल्पना कीजिए कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित दिखने वाला कोई व्यक्ति बहुत ही बेढंगे तरीके से खड़ा हो तो कैसा लगेगा? सिर झुकाकर बैठने और कंधे झुकाकर चलने से
हम किसी पर अच्छी छाप नहीं छोड़ते। इससे ऐसा लग सकता है कि हम में आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए हमें सीधे होकर बैठना व चलना चाहिए ताकि दूसरों को भी देखकर अच्छा लगे। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अकड़ कर ना चले। ये अस्वाभाविक लगता है और कभी कभी ऐसे लोगों को देखकर हंसी भी आती है। हमने देखा कि कपड़े, बाल बनाने का तरीका और उचित तरीके से बैठना व खड़े रहना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे रूप रंग में शामिल हैं। इसका एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है जूते चप्पल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सुव्यवस्थित रूप से तैयार हुए किसी व्यक्ति ने गंदे या फटे हुए जूते चप्पल पहने हों? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा साफ और पॉलिश किए हुए जूते चप्पल पहनने चाहिए। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। आइए मिलकर कहें, जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। हमने अब तक जो भी सीखा, क्या उसका सार संक्षेप कर लें? क्या आप मुझे एक के बाद एक सारी मुख्य बातें बताएंगे? किसी के रूप रंग को देखकर उसके व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है। सुव्यवस्थित और साफ सुथरे रूप रंग से आत्मविश्वास बढ़ता है, सराहना और आदर मिलता है, आत्मसम्मान बढ़ता है, जिससे योग्यता निखरती है और सफलता का रास्ता खुल जाता है। सांवला रंग नाटा कद, दुबलापन या मोटापे की वजह से सफलता मिलने में कोई बाधा नहीं आती। हमें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जो फटे, घिसे, गंदे, दाग धब्बे वाले, महंगे, भड़कीले या अश्लील हों। हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो हमें ठीक से आते हों, जिनमें सल न हो, अश्लील न हो और जो मौके, उम्र व मौसम के अनुसार सही हों। जिस व्यक्ति को अपने रूप रंग की परवाह हो उसे ढंग से बाल बनाने चाहिए, सही तरीके से बैठना और खड़े रहना चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा रखना चाहिए और पॉलिश किए हुए साफ जूते चप्पल पहनने चाहिए। इस सत्र में सीखी बातों का सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।